Hello everyone, my name is स्वीटी बढालिया and welcome to SV Academy classes। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जहां पे हमें कोई चीज गिवन दी होगी और किसी दूसरे सब्सटेंस का अमाउंट वगैरह हमसे निकालना जो है वो पूछा हुआ होगा। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं सोशियोमेट्री ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो यहाँ पे हम मोल से रिलेटेड या अमाउंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। कल हम लोगों ने वीडियो लेक्चर में ये चीज डिस्कस की थी कि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि कितने ग्राम आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट लगेगा अगर आप 20 ग्राम Fe2+ को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं Fe3+ में। मतलब आप FeSO4 की रिएक्शन करा रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो FeSO4 में Fe2+ की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है Fe3+ में। इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक सोल्यूशन, और आपको बता रखा है कि जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है। तो सबसे पहले आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब भी हम रिएक्शन को किसी मीडियम में करा रहे हैं, ठीक है, आपने एक्वा सोल्यूशन लिया है या आप किसी और मीडियम में मतलब रिएक्शन को करा रहे हैं, जो भी आपका सोल्यूशन है, वहां पे आपका जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो डाइक्रोमेट की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है, वो डिसोसिएट हो जाता है। सिमिलरली FeSO4 जो है वो भी क्या हो जाता है, डिसोसिएट। तो ये किस तरीके से डिसोसिएट हो रहे हैं कि K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ये डिसोसिएट हो जाता है 2K+ में और डाइक्रोमेट आयन में Cr2O7 2-। सिमिलरली जो FeSO4 है ये कैसे डिसोसिएट हो रहा है, ये डिसोसिएट हो रहा है Fe2+ में और सल्फेट आयन में। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप बात करो कि किस किस की रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन इसकी और इसकी हो रही है। ठीक है, तो जो मेन चीज है मैं उसी को लिख रही हूं, क्या कि जो आपका डाइक्रोमेट आयन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो रिएक्ट कर रहा है Fe2+ के साथ और उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दे, सिंपल सी बात है। तो ये Fe2+ का ऑक्सीडेशन करता है किसमें, Fe3+ में, और जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है वो खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस। तो डाइक्रोमेट आयन जो है वो किसमें चेंज हो जाता है, क्रोमियम आयन में। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है। तो आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बैलेंसिंग सीखी थी दो मेथड से, एक था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा क्या था, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आप जिस भी मेथड से कंफर्टेबल हैं आप उस मेथड को चूज करिए और इस रिएक्शन को बैलेंस करिए। देखिए ये जो रिएक्शन है या ये जो क्वेश्चन है ये मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और जब तक आपको एग्जैक्टली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मोल्स नहीं पता होंगे तब तक आप इसको कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या है, इसको बैलेंस इक्वेशन जो इसकी है उसे ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करेंगे। अब बैलेंसिंग में तो आप लोग मास्टर हो चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, डाइक्रोमेट में क्रोमियम +6 है, Fe2+ में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +3। +6 से क्रोमियम +3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम, तो यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। Fe2+ से Fe3+ में जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग कर रही हूं। ठीक है, +6 से +3 में जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए कितने का चेंज आ रहा है, ये चेंज आ रहा है आपका कितने का, 3 का। मैं लिख रही हूं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 3 पर एटम। पर एटम के हिसाब से 3 का चेंज आ रहा है, बट यहाँ पे कितने एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 6। ठीक है, सिमिलरली इसको हटा दे थोड़ा यहाँ पे, यहाँ से
लिख तो आपने लिया ही होगा, ठीक है। तो सिमिलरली Fe2 प्लस Fe3 प्लस में चेंज हो रहा है, तो हम क्या लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 1 पर एटम। +2 से +3 में जा रहा है ना, तो एक का चेंज आ रहा है, और एटम भी, एटम या आयन जो है वो आपका एक ही है, तो हमने लिख दिया कि भाई एक का चेंज आ रहा है पर एटम। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं रहा था। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, ये बनेगी 6 टाइम Cr2O7 माइनस, सॉरी 6 नहीं, इसको तो 1 से मल्टीप्लाई किया ना, तो क्या बनेगा Cr2O7 माइनस प्लस में 6 Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस में Cr3 प्लस। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अदर एटम बैलेंस करते हैं। Fe यहाँ कितना है 6, यहाँ पे 6 लगा दीजिए। क्रोमियम यहाँ कितना है 2, इधर 2 लगा दीजिए, ठीक है। अब हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो आपको चेक करना है कि मीडियम कौन सा है, मीडियम है एसिडिक। तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, वाटर। यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है 7, यहाँ पे है ही नहीं, तो 7 वाटर ऐड कर दीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए एसिडिक मीडियम में H+ ऐड करते हैं, यहाँ पे कितने हैं 14, यहाँ पे है ही नहीं, तो ऐड कर दीजिए 14 H+। तो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो पता चल गई, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं यहां से इसको हटा रही हूं, ओके। अब क्योंकि ये हमारा न्यूमेरिकल है, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे फिर से बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेती हूँ और फिर जगह बना के सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो हमारी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो बन गई है ये। अब जो चीज जिसके साथ रिएक्ट कर रही है और जो दे रखा है और जो पूछा है उसका कंपैरिजन करेंगे। इन्होंने कहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट कितना लगेगा अगर आप 20 ग्राम Fe2+ को ऑक्सीडाइज करना चाहते हो। तो मतलब कि आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट और FeSO4 जो है उसमें रिलेशन करना है। तो अब देखिए, अगर आप चाहो तो यहाँ पे K2Cr2 और यहाँ पे FeSO4 भी लिख सकते हो इफ यू वांट, बट उसकी नीड नहीं है। तो देखिए डाइक्रोमेट को ध्यान से देखिए, इसके आगे नंबर क्या है 1 और इसके आगे नंबर क्या है 6। मतलब कि अगर आपका 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करता है तो FeSO4 के कितने मोल्स लगते हैं, उसके लगते हैं 6 मोल। ओके, सिंपल सी बात है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 मोल डाइक्रोमेट जो है वो 6 मोल Fe2+ के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैसे भी लिख सकते हो, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब आप क्या करेंगे, आपसे क्या पूछा है कि ये कितने ग्राम लगेगा और ये ग्राम दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, मोल से पहले इनका ग्राम निकाल लो, मास निकाल लो, ठीक है। अब क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं तो यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं फॉर्मूला मास, बट होता आपका मोलर मास ही है, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए यहाँ से फॉर्मूला मास। सबसे पहले किसका निकालेंगे फॉर्मूला मास, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का, पोटेशियम का कितना होता है 39 और यहाँ पोटेशियम कितना है 2। क्रोमियम का कितना होता है 52, ठीक है, और क्रोमियम यहाँ पर कितने हैं 2। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और यहाँ पे कितने हैं 7। मल्टीप्लाई करिए, 39 को 2 से करिए, 78 प्लस में 16 7 सा 112, ठीक है। ऐड करिए इसको, 14 8 9 कितना आ गया 294 ग्राम। तो इसका जो 1 मोल है वो कितने ग्राम के बराबर होता है 294 के, तो हमने लिखा ये 294 ग्राम के बराबर है। और FeSO4 का निकालिए,
फॉर्मूला मास ऑफ FeSO4। आयरन का कितना होता है 56, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 करिए 56 + 32 + 64, 12, 8, 9, 15 कितना आ गया 152। ये आया आपका 1 मोल के हिसाब से, ठीक है। बट यहाँ पे कितने मोल दे रखे हैं 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 × में 152 ग्राम। बस अब तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 20 ग्राम Fe2+ को चेंज करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए ये कितना लगेगा। तो आप लिखिए कि भाई 6 × 152 ग्राम FeSO4 के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट कितना लगता है 294 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। और आपसे 1 ग्राम का नहीं पूछा, आपसे पूछा 20 ग्राम के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट कितना लगेगा। तो 20 ग्राम FeSO4 के लिए क्या कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्वांटिटी आ जाएगी। इसको सॉल्व करिए और देखिए क्या आंसर आ रहा है। तो क्या आ गया आपका ये 49 × 5 डिवाइडेड बाय 38। 49 × 5 करिए, ठीक है। और इसको डिवाइड बाय 38 करिए, पांच या 15, 21, 26, 40, 8, 48, 18। तो 6 पे जा रहा है, कितना आ रहा है 228। 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए, कितने बचे आपके 9, ठीक है। 3 में से 1 गया, पॉइंट। पंजे 40, 5 15। तो ये आपका आ रहा है 6.5। कितना आ रहा है 6.5 ग्राम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखो किया क्या था। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और FeSO4 जो है वो डिसोसिएट कैसे होता है। फिर हम लोगों ने क्या किया, जो भी हमारी बैलेंसिंग वाली मेथड था उससे हम लोगों ने बैलेंसिंग की, क्योंकि हमें बता रखा था कि जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है। उसके बाद हमने देखा कि इसका 1 मोल लग रहा है तो इसके कितने मोल लग रहे हैं, इसका 1 मोल लग रहा है तो इसके 6 मोल लग रहे हैं। हमें अमाउंट ही दे रखा था और अमाउंट ही हमसे पूछा है, तो हमने क्या किया, इसका और इसका दोनों का मास निकाल लिया। और मास निकालने के बाद हमने बोल दिया कि भाई अगर ये 294 ग्राम लगता है तो ये FeSO4 इतने ग्राम लगता है। तो हमने रिलेशन लिख लिया। फिर हमने कहा कि 1 ग्राम FeSO4 के लिए K2Cr2O7 कितना लगेगा, और 20 ग्राम FeSO4 के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट हमें कितना लगेगा 6.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.125 मोलर KMnO4 are required to react completely with 25 ml of 0.25 molar FeSO4 solution in the acidic medium। तो आपसे पूछा है कि इतने मोलर KMnO4 का कितना आपको वॉल्यूम लगेगा अगर आप चाहते हो कि वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए 25 ml FeSO4 के साथ, जिसकी मोलारिटी इतनी है। तो आप इस क्वेश्चन को सिंपली एक फॉर्मूले से कर सकते हैं। किस फॉर्मूले से? आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। आपको पता है कि मोलारिटी का फॉर्मूला होता है
क्या फॉर्मूला होता है? मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये होता है। आपको इसका वॉल्यूम निकालना है मिलीलीटर में, तो अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम ml में लिख रहे हो, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनटू में 1000। तो आप यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम को यहाँ ले जाइए, मोलारिटी को यहाँ ले आइए, तो क्या बन जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा, आपकी मोलारिटी। तो आपको क्या करना है, आपको मोलारिटी दे रखी है, बस आपको क्या करना है, आपको मोल्स पता करने हैं कि भाई कितने मोल्स जो हैं वो हमको लग रहे हैं, ठीक है, कंज्यूम हो रहे हैं, और उसके हिसाब से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मोल्स हमको कैसे पता चलेंगे? मोल्स हम तभी पता कर सकते हैं जब हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पता हो, ठीक है। तो उसके लिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। अब आप देखिए KMnO4 भी आयनिक होता है, FeSO4 भी आयनिक होता है, तो ये कैसे डिसोसिएट हो जाता है, K प्लस MnO4 माइनस में पर मैग्नेट आयन में, और FeSO4 कैसे डिसोसिएट हो जाता है, Fe2 प्लस में और SO4 2 माइनस में, ठीक है। तो ये क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करेगा, Fe2 प्लस को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, Fe3 प्लस में। तो हम लोग रिएक्शन लिख रहे हैं, क्या रिएक्शन हो रही है कि भाई MnO4 माइनस रिएक्ट कर रहा है Fe2 प्लस के साथ, ऑक्सीडाइज कर रहा है उसे Fe3 प्लस में, और खुद किस में चेंज हो रहा है, Mn2 प्लस में। अब देखो ध्यान से, आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि रिएक्शन जो है वो कैसे हो रही है, रिएक्शन हो रही है आपकी एसिडिक मीडियम में, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, यहाँ पे +7 आएगा, इधर +2, इधर +3 और इधर +2। Mn +7 से चेंज हो रहा है +2 में, यानी कि क्या प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन। Fe +2 से चेंज हो रहा है किसमें, +3 में, यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखिए +7 से +2 में चेंज हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, डिक्रीजेस बाय 5 पर एटम। एक एटम के हिसाब से 5 का डिफरेंस आया। Fe2 प्लस Fe3 प्लस में चेंज हो गया, मतलब कि कितने का चेंज आया, 1 का। तो मैं क्या लिख रही हूं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 1 पर एटम। पर एटम के हिसाब से 1 का चेंज आया। अदर एटम बैलेंस करिए, ऑलरेडी बैलेंस से जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 5 का चेंज आया तो इस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 1 का चेंज आया तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपकी क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये आपकी बन जाएगी MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस में Mn2 प्लस। अदर एटम बैलेंस करिए, Mn यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, Fe यहाँ 5 है, यहाँ पे कितना है, 5 कर दो, ठीक है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4। आप क्या करो, यहाँ पे 4 वाटर ऐड कर दो। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 4 दूनी 8, यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या करो 8H+ ऐड कर दो। तो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई इस रिएक्शन की। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो कि आपको Mn जो है उसका 1 मोल लग रहा है, 1 मोल आपको किसका लग रहा है, KMnO4 का, और FeSO4 के कितने मोल्स लग रहे हैं आपको रिएक्शन के अकॉर्डिंग, 5 मोल, 5 मोल ऑफ FeSO4। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो 5 मोल FeSO4 के लिए आपको ये कितना लग रहा है, 1 मोल KMnO4। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। 1 मोल FeSO4 के लिए आपको KMnO4 कितना लगेगा, 1/5,
ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप सबसे पहले ये देखो, आपको FeSO4 की मोलारिटी दे रखी है, ठीक है, और मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कितने मोल्स हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपका 1 लीटर है कि 1 लीटर में कितने मोल्स डिसॉल्व हैं, तो आपको FeSO4 की मोलारिटी दे रखी है। मोलारिटी कितनी दे रखी है, 0.250 मोलर। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि FeSO4 के इतने मोल्स 0.250 मोल्स, ठीक है, ये आपके 1 लीटर के अंदर डिसॉल्व है। सिंपल सी बात है। मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, तो मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 1 करोगे तो यही आ जाएगी मोलारिटी। तो मोलारिटी का मतलब क्या है कि 1 लीटर के अंदर इतने मोल्स डिसॉल्व हैं। आप क्या करो, लीटर को ml में चेंज कर लो कि भाई इतने मोल आपके 1000 ml में डिसॉल्व है। इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है। तो अब देखिए, आपको ये पता चल गया कि इतने मोल आपके 1000 ml में डिसॉल्व हैं, तो आप बता सकते हैं कि 1 ml में कितने मोल्स डिसॉल्व होंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए। ओके, ये वहां है ना, वहां से यहाँ आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। और आपको FeSO4 कितना दे रखा है, आपको FeSO4 दे रखा है 25 ml। तो 25 ml के लिए आप क्या कर देंगे, इनटू में 25, तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आता है 625, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, 25 को आपने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 625 आ गया, डिवाइड बाय 1000 है, तो ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा ये 0.00625 मोल। इतने मोल आ गए आपके। अब आप क्या करेंगे, आपको ये पता था कि 1 मोल FeSO4 के लिए आपको KMnO4 के इतने मोल्स लग रहे हैं, तो इतने मोल्स FeSO4 अगर होगा तो KMnO4 कितना लगेगा, तो आप क्या कर देंगे, 0.00625 मोल ऑफ FeSO4 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट, तो ये कट जाएगा, और कटने के बाद ये आपका क्या आएगा, आपको पता है कि 625 को आप 5 से काटोगे तो 125 आता है, तो ये आपका आ जाएगा 0.00125 मोल। तो आपको KMnO4 के मोल पता चल गए। अब आप क्या कर सकते हैं कि उस मोल को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कितने मोल आए, 0.00125। मोलारिटी कितनी दे रखी है, मोलारिटी आपको दे रखी है KMnO4 की 0.12। हम इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाया, कितने डिजिट्स थी, 5, तो 5 0 आ गई, और यहां से पॉइंट हटाया तो 3 डिजिट्स थी तो 3 0 आ गई। 125 से 125 कंप्लीटली कट गया, और ये आपकी 5 0 थी तो 5 0 से 5 0 कट गई, और यहां से आपका जो वॉल्यूम है वो कितना आ गया, 10 ml। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा था कि इसका वॉल्यूम निकालो, तो हमने मोलारिटी की इक्वेशन यूज की, वॉल्यूम को यहाँ ले गए, मोलारिटी को यहाँ ले आए। तो हमें इस क्वेश्चन में मोल्स पता करने थे KMnO4 के, और KMnO4 के जो मोल्स हैं वो आपको तभी पता चलते जब आपके पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती। तो हमने क्वेश्चन को समझ के रिएक्शन लिखी, उसको बैलेंस किया, फिर देखा कि KMnO4 का 1 मोल लग रहा है और आपका जो Fe है उसके 5 मोल लग रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको उल्टा करके लिख दिया कि 5 मोल FeSO4 के लिए KMnO4 1 मोल लग रहा है, 1 मोल FeSO4 के लिए KMnO4 कितना लगेगा, 5 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/5। तो हमें ये देखना था कि इस मोलारिटी के हिसाब से 25 ml अगर हम FeSO4 लेते तो उसमें कितने मोल्स होंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई मोलारिटी इतनी थी, तो इससे ये पता चला कि 1 लीटर के अंदर इतने मोल्स हैं, तो लीटर को हमने ml में चेंज कर लिया। तो हमने कहा कि 1000 ml में इतने मोल्स हैं, 1 ml में इतने मोल्स होंगे और 25 में इतने होंगे। तो यहाँ से हमने FeSO4 का मोल निकाले, FeSO4 के मोल निकालने के बाद हमने KMnO4 के मोल निकाले, उस KMnO4 के मोल को हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया, और फिर यहाँ से हम लोगों ने वॉल्यूम निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ m/10 KMnO4। KMnO4 आपको m/10 मोलारिटी का दे रखा है, 1/10, और आपसे कहा है कि इसका वॉल्यूम आपको निकालना है अगर ये कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है 25 ml m/5 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन के साथ।
अब अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन लिखवाई थी और मैंने कहा भी था कि इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखना, क्योंकि अगर वो इक्वेशन आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई 2 टाइम्स हमारा पर मैग्नेट आयन जो था, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो 5 टाइम्स ऑक्सलेट आयन के साथ रिएक्ट करता है। 16 टाइम्स हमें H+ जो है वो लगता है, और ये किस में चेंज हो जाता है, 2Mn2+ में। जो आपकी ऑक्सलेट आयन है वो किस में चेंज हो जाते हैं, CO2 में, और साथ में क्या प्रोड्यूस करते हैं, 8 टाइम्स वाटर। ठीक है, ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। अब यहां से अगर आप देखो तो आपसे इसका और इसके बीच का रिलेशन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मोलारिटी इक्वेशन जो है उसको यूज कर सकते हो। मोलारिटी इक्वेशन क्या होता है, M1V1 = M2V2। नॉर्मली जब मोल्स आपके 1-1 है, बट अगर आपके मोल्स सेम नहीं है, जैसे कि यहाँ देखो KMnO4 के कितने हैं 2 और ऑक्सलेट के कितने हैं 5, तो जब आपके मोल्स सेम नहीं होते तो आप क्या करते हैं, उन्हीं को उनके मोल्स से डिवाइड करते हैं। तो ये जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा N2M1V1 = N1M1V1, जिसको मैं M2V2, जिसको मैंने कल जल्दी जल्दी से यहाँ पे N1 और वहां पे N2 लिख दिया था, तो आप प्लीज उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये किसकी इक्वेशन है, ये हमारे पास है KMnO4 की, और ये इक्वेशन हमारे पास किसकी है, ऑक्सैलिक एसिड की। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखिए KMnO4 की मोलारिटी की अगर बात करें तो इसका मोलारिटी कितना दे रखा है, 1/10। वॉल्यूम इसका निकालना है, और इसके मोल्स कितने लग रहे हैं रिएक्शन में, 2। सिमिलरली ऑक्सैलिक एसिड का देखिए, मोलारिटी कितना दे रखा है, 1/5, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 25। ठीक है, और मोल्स कितने लग रहे हैं इसके, 5। तो यहां से आप KMnO4 की क्या वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, करिए इसको सॉल्व। ये वहां चला जाएगा, 10/1 हो जाएगा, 2 को वहां ले जाइए, डिवाइड है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आपकी वॉल्यूम कितनी आ गई है, आपकी वॉल्यूम आ गई 20 ml। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया था कि अगर आपके पास इस तरीके की कैलकुलेशन आ जाए तो आपको कैसे डील करना है, आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। अब आप लोग इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग, मैं 2 कंटिन्यूअसली एक वीडियो डाल दूंगी, ठीक है, जो इसके आगे के टॉपिक आपको बताएगा, क्योंकि इसके आगे का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो वही सेम चीज जो है हमारी रिडॉक्स में भी आती है, और वही सेम चीज 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी आती है। तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो वीडियो लेक्चर जो है ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिया है, तो उसी को मैं रिडॉक्स रिएक्शन की प्लेलिस्ट में आगे ऐड कर रही हूँ। तो प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इसके बाद आगे के 2 वीडियोस लगातार देख सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।